नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाई बहनों, पीतम्बर एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज की इस इतिहास की श्रृंखला में गांधार शैली और मथुरा शैली में अंतर बताने का प्रयास किया गया है और इसमें उन सभी चुनिंदा टॉपिक को उठाया गया है जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं और जिनकी आने की संभावना पूरी पूरी बनी हुई है। ऐसे जो पैटर्न हैं, परीक्षा का पैटर्न देखते हुए ये वीडियो तैयार किया गया है। जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं आज की इस क्लास की तरफ। क्या कुछ खास होने वाला है, उन्हें ऐसा कहा जाता है और लिखा भी है, गांधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम ग्रीक बौद्ध शैली भी है। कई क्वेश्चंस पेपर में ऐसा पूछा गया है कि गांधार शैली को अन्य नाम से बताइए क्या कहते हैं, तो ग्रीक बौद्ध शैली इसे कहा जाता है। इसका सबसे अधिक विकास कुषाण, जो आप पिछली बार मैंने इतिहास की जो क्लास ली थी उसमें बता चुका हूँ कुषाण वंश का इतिहास, तो इस कुषाण काल में हुआ और इस काल की विषय वस्तु बौद्ध परंपरा से ली गई है। लेकिन इसका निर्माण का ढंग जो है बहुत ही अलग है, क्योंकि इसमें रोमन कला का आपको दर्शन होगा इसलिए, और इसमें बुद्ध के जो बाल होते हैं वो रोमन शैली में बनाए गए हैं और इस शैली में कई सारी मूर्तियाँ। इसका निर्माण जो किया गया है वो सिलेटी पत्थर से किया गया है। इसका जो निर्माण है वो सिलेटी पत्थर से किया गया है। और देखते हैं आगे और क्या है। मथुरा कला के बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये जो मथुरा कला है वो मथुरा कला गांधार शैली के समान ही है और इसका भी विकास कुषाण काल में ही हुआ। मथुरा शैली का एक विशाल केंद्र था। मथुरा जो प्रॉपर मथुरा है, जो यूपी में पड़ता है अभी आपके, तो ये विशाल केंद्र था इसका, यानी यहाँ पर ही ये कला का जन्म हुआ, इसलिए इसे मथुरा कला कहा गया है। इसमें असंख्य मूर्तियाँ बनाई गई हैं। मथुरा की भी दो शैलियाँ, मथुरा शैली भी दो शैलियों में के मिश्रण से बनी हुई हैं। अब वो शैलियाँ कौन कौन सी हैं, तो क्वेश्चन आता है कि मथुरा शैली में कितनी शैलियों को मिलाकर इसका जन्म हुआ है, या मथुरा शैली किन किन शैलियों से मिली हुई है। तो एक तो है भरहुत शैली और दूसरी है सांची शैली। सांची शैली और भरहुत शैली दोनों का जो मिश्रण बनता है वो बनता है आपका मथुरा शैली। ठीक है, आगे देखते हैं। गांधार शैली की बौद्ध प्रतिमाओं में बुद्ध का मुंह यूनानी देवता अपोलो से मिलता जुलता है। क्यों भाई? वो इसलिए, इसका कारण ये है क्योंकि जो आपके क्वेश्चन आए थे वो यूनानी देवताओं को मानते थे और धीरे धीरे उनका झुकाव फिर इंडिया या भारत के देवी देवताओं की तरफ हुआ और विशेष तौर पर बौद्ध जो धर्म है उसकी तरफ। तो गांधार शैली की बौद्ध मूर्तियों में बुद्ध का जो मुखमंडल है वो यूनानी देवता अपोलो के से मिलता जुलता है। अपोलो यूनान के देवता हैं। और मूर्तियों का जो परिवेश और रोमन टोगा यानी होता है एक एक वस्त्र टाइप का होता है, उस टाइप काफ़ी लंबा सा, तो ये रोमन टोगा जैसा है। और इस तीसरी शताब्दी में गांधार कला के उदाहरण हमें मिलते हैं। और हद्दा और जोलिनियन, ये उदाहरण हमें हद्दा और जोलोनियन में मिले हैं। एक जगह है हद्दा और जोलोनियन, ये तीसरी शताब्दी में यहाँ से उनको उदाहरण इसके मिले हुए हैं। अब इस कला की और बात करते हैं। तो यह कला हद्दा से बामियान और वहाँ से चीनी और चीन से फिर तुर्किस्तान और तुर्किस्तान से फिर चीन पहुँची और इसका स्वरूप हर बार कुछ ना कुछ बदलता गया। अब देख लेते हैं मूर्ति कला के तीन प्रमुख शैलियों में गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैलियों का विकास भी अलग अलग स्थानों पर हुआ है। ये तीन शैलियाँ जो बनी हुई थी, गांधार शैली, अमरावती शैली और मथुरा शैली। अभी इस लेक्चर में केवल मथुरा शैली और गांधार शैली के बारे में बताया गया है। अमरावती शैली अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। तो विकास अलग अलग स्थानों पर इन शैलियों का हुआ है। गांधार शैली का विकास जो आजकल पेशावर पड़ता है, जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ और अफ़गानिस्तान के पास पंजाब की पश्चिमी सीमाओं में, यानी इसका जो आपकी शैलियाँ हैं गांधार शैली का जो विकास या जन्म हुआ वो हुआ विकास अफ़गानिस्तान, पेशावर जो पाकिस्तान में है, और पंजाब की पश्चिमी सीमाओं में इसका विकास 50 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, और इस शैली को ग्रीको इंडियन शैली के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना, इस शैली का अन्य नाम यहाँ पूछा जाता है कि ग्रीको इंडियन शैली क्या है, तो आपको यही बताना है कि मथुरा शैली। ठीक है ना, मथुरा शैली का विकास पहली और तीसरी शताब्दी के बीच में अवधि में यमुना नदी के किनारे हुआ था और मूर्तियाँ मौर्य काल के दौरान मिली।
इसमें यक्ष मूर्तियों के नमूने पर आधारित हैं। ये मूर्तियाँ जो है यक्ष नमूने पर आधारित हैं। यक्ष जो होते हैं, यक्ष और यक्षिणी, उसके नमूने के आधार पर बनाई गई हैं। भारत के दक्षिण की अगर बात करते हैं तो अमरावती शैली का विकास हुआ, जो सातवाहन शासकों के समय में हुआ था। वो कृष्णा नदी के किनारे ये इसके अवशेष हमें उनको मिले हुए हैं। और इस शैली की मूर्तियाँ, यानी जो आपकी अमरावती शैली की बात करते हैं तो इस शैली की मूर्तियाँ त्रिभंग आसन यानी 3 झुकाव के साथ शरीर पर अत्यधिक प्रयोग किया गया, यानी इसके शरीर पर कई सारी लचक और मोड़ दी गई हैं। देखिए इस टाइप में देख लिए, ये गांधार शैली में बुद्ध हैं और ये मथुरा शैली में बुद्ध हैं। ये दोनों ही बुद्ध भगवान हैं, लेकिन ये इसमें अलग अलग शैलियाँ आपको दिखाई देंगी, गांधार शैली और ये मथुरा शैली। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे मथुरा शैली, मथुरा कला शैली। देखिए इस प्रकार से आप कभी अगर संग्रहालय जाने का मौका मिले तो जो मथुरा शैली, मथुरा संग्रहालय, मथुरा उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है, वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी मूर्तियाँ आपको आज भी मिल जाएंगी। मथुरा कला, मथुरा कला की अगर बात करते हैं तो इसमें विभिन्न धर्मों से संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, और प्रमुख रूप से इसमें या कहें सबसे ज़्यादा इसमें जो मूर्ति बनाई गई हैं बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। जैसे सारनाथ हुआ, सारनाथ, श्रावस्ती, कौशाम्बी में भी मथुरा कला शैलियाँ से बनी हुई मूर्तियाँ मिली हुई हैं। और इन जो मूर्तियाँ जो मिली हुई हैं इसमें महात्मा बुद्ध को ज़्यादातर खड़ा यानी खड़े हुए दिखाए गए हैं। ठीक है ना, मथुरा कला शैली में बुद्ध भगवान हमेशा खड़े हुए दिखाए गए हैं। ज़्यादातर 99% केसेस में ऐसा ही मिलता है कि जो मथुरा कला शैली है इसमें बुद्ध भगवान की खड़ी हुई मूर्तियाँ बनाई गई हैं। बुद्ध का बायां हाथ कमर पर रखा हुआ है और दायां हाथ कंधे तक अभय मुद्रा में यानी आशीर्वाद देते हुए दिखाया गया है। पद्मासन यानी बैठी हुई मूर्तियों के पैरों के बीच में सिर की प्रतिमा है, सिंह की प्रतिमा, और महात्मा बुद्ध का सिर मुंडित है, यानी इनके सिर मुंडित का मतलब है कि इनके सिर पर बाल नहीं दिखाए गए हैं। शरीर का ऊपरी भाग उत्तरीय विधि से चादर से ढका हुआ था। अधोवस्त्र यानी कमर के नीचे पर, यानी कमर पर जो बांधा जाता है उसे अधोवस्त्र कहते हैं। अधोवस्त्र कमर पर मेखला की गांठ यानी चारों तरफ से लिपटी हुई और एक गांठ से बंधे हुए, इस प्रकार से जिसे आप समझ सकते हैं लुंगी बांधते हैं, इस टाइप में बताया गया है। महात्मा बुद्ध की कुछ मूर्तियों के सिर के पीछे चक्र भी बना हुआ है। और ठीक है ना, देखिए जो कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति है ये भी एक मथुरा शैली में ही बनी हुई है। ये कनिष्क की जो सिर विहीन मूर्ति मिली हुई है ये बनी हुई है। ठीक है, इस टाइप में। और देखिए ये वाली जो मूर्ति दिखाई दे रही है ये है उस समय की प्रसादिका की मूर्ति, यानी आज क्या कर सकते हैं ब्यूटिशियन, आज जो ब्यूटिशियन कहते हैं ना, ब्यूटिशियन, वो उस समय की ब्यूटिशियन की मूर्ति है ये। देखिए इस टाइप में ये पूरी मूर्ति आज भी रखी हुई है संग्रहालय में। ये ब्यूटिशियन की मूर्ति है उस समय की, ये प्रसादिका ब्यूटिशियन। ठीक है, कुषाण काल की मूर्तियों का सुंदर उदाहरण रामनगर यानी मथुरा में हमें महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियाँ मिली हुई हैं, रामनगर जो स्थान पड़ता है वहाँ पर, और यहाँ आदमकद मूर्ति है, यानी 5 फुट से भी काफ़ी ऊंचाई की मूर्तियाँ यहाँ पर मिली हुई हैं। और इस प्रतिमा में महात्मा बुद्ध का दायां हाथ अभय मुद्रा में उठाया हुआ है और उसके दाएं हाथ की हथेली में अलंकृत चक्र और उंगलियों के आगे के भाग पर स्वास्तिक चिन्ह साफ साफ दिखाई देता है। और केस मुड़े हुए अर्थात सिर पर जो बाल हैं वो नहीं दिखाए गए हैं, और कपड़ों में सलवटों का अत्यंत सूक्ष्मता से अंकन किया गया है। और महात्मा बुद्ध के नेत्र जो हैं यानी आँखें उनकी हैं वो गोलाकार हैं, और दोनों ही भौहों के बीच उत्कीर्ण ऊष्णा उत्कीर्ण है, अर्थात थोड़ी थोड़ी आप समझ सकते हैं कि सलवटे टाइप की। गौतम बुद्ध का संपूर्ण मुखमंडल प्रभावी दिखाई देता है इस मुद्रा में। और माट जो कि माट पड़ता है मथुरा में ही एक स्थान है माट, और माट से कनिष्क की मूर्ति मिली है जो मैंने अभी ऊपर बताई है, और ये खंडित अवस्था में है। और इस मूर्ति में देखिए इस टाइप में बताई दूँ मैं आपको बैक जाकर, ये कहाँ है, ये वाली मूर्ति कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति है। माट यानी मथुरा के माट से मिली हुई है, ये खंडित है, इसमें सिर नहीं है। और इसमें उसको बताया गया है कि किस प्रकार से वस्त्र पहनते थे। और इसमें ब्राह्मी लिपि में एक लेख है, इसमें महाराजा राजातिराजा देवपुत्रो कनिष्क को लिखा हुआ है। ठीक है ना, और ये किस लिपि में लिखा हुआ है, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि कनिष्क की जो मूर्ति हमें माट से यानी मथुरा से मिली हुई है उसमें किस लिपि में लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है ब्राह्मी लिपि में। ठीक है,
कनिष्क अच्छा इसके बाद फिर कनिष्क को एक योद्धा के रूप में बताया गया हो। और इसके दाहिने हाथ में क्वेश्चन यहाँ से आता है कि उसके दाहिने हाथ में क्या है, तो एक गदा है, बाएं हाथ में म्यान में बंद एक तलवार है और पैरों में भारी जूते पहने हुए हैं। और प्रतिमा में कनिष्क को लंबा कोट पहने दिखाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला देखिए, ये जो मूर्त दिखाई दे रही है, ये मूर्त भी आपकी है मथुरा संग्रहालय से ली गई है। और मथुरा संग्रहालय में महात्मा बुद्ध, कनिष्क और कुबेर की प्रतिमाएं भी सुरक्षित हैं और इनमें से एक मूर्ति ये है। अच्छा, इसके अलावा ये गांधार शैली के बुद्ध देख लीजिए, गांधार शैली में इस टाइप में बनाए गए हैं, ये गांधार शैली के बुद्ध हैं। और काशी कला, यानी देखिए गांधार शैली में ज़्यादातर मूर्तियाँ कैसी हैं, इस टाइप में हैं। देखिए सलवार टाइप के वस्त्र पहने हुए हैं। अगर देखिए काशी कला में भवन सुरक्षित प्रसादिका यानी ब्यूटिशियन, काशी कला जो मैंने ब्यूटिशियन की मूर्ति बताई है ना, वो हमें काशी कला भवन में अभी भी रखी हुई है। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिमा है। और इसमें क्या है, ये अत्यंत सुसज्जित या सजी हुई दिखाई गई है। इसका मुंह गंभीर प्रसन्न मुद्रा और आंखों में चंचलता, संपूर्ण अंग प्रत्यंग सुडोल और खड़े होने का ढंग भी सरल और स्वाभाविक दिखाया गया है, जो मैंने अभी आपको बताया था ब्यूटिशियन की मूर्ति। अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से आप बैक करके देख सकते हैं। यह दाएं हाथ में सिंगारदानी रखी हुई है और बाएं हाथ में एक पिटारी है जिसका ढक्कन थोड़ा खुला हुआ है और फूलों की एक माला थोड़ी बाहर निकली हुई है। यह नारी किसी रानी या धनाढ़ महिला का श्रृंगार करने के लिए जाने की मुद्रा में खड़ी हुई दिखाई देती है। अब स्तंभ कला देख लेते हैं। मथुरा में कुषाण काल की कुछ वेदिका स्तंभ भी मिले हैं और इन पर महात्मा बुद्ध के जीवन और जातक कथाएं लिखी हुई हैं। कुछ अन्य स्तंभ जो होते हैं, जो स्तंभ यानी होते हैं पत्थर के बनाए हुए खंभे टाइप के होते हैं, उन्हें स्तंभ कहते हैं। इसमें महाभारत के प्रसंग भी लिखे हुए हैं और इन स्तंभों पर फूलों और पक्षियों के चित्र बने हुए हैं और कुछ पर लोक जीवन के दृश्य उकेरे गए, जैसे नृत्य करती हुई नारियां, बीच में बगीचे में फूल चुनती हुई स्त्रियां आदि। मथुरा कला की विशेषताएं क्या हैं, इस पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले मथुरा कला धार्मिक प्रसंगों से लिया गया है और इसमें मुख्य रूप से लोक जीवन को दिखाया गया है। पहली बात, मथुरा कला की विशेषताएं बता रहा हूँ मैं अभी। दूसरा है, मथुरा कला में श्रृंगार रस बहुत अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है। ये आपके पॉइंट क्यों दृष्टि वो है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। मथुरा कला में भरूत लोक कला और शैली, सांची की नागर शैली और ये देखिए मथुरा कला में क्या क्या चीज़ें, भरूत लोक कला, सांची लोक कला और नागर शैली, इन सब का मिश्रण है मथुरा कला। संभवतः मथुरा कला में ही व्यक्ति विशेष की प्रतिमाओं का सबसे पहले निर्माण भी किया गया था और मूर्तियों के निर्माण में चित्तीदार पत्थर का उपयोग किया गया है। देखिए ये मथुरा शैली के बुद्ध भगवान, मथुरा शैली में इस टाइप में देखिए बाल इनके इस टाइप में बताए गए हैं और वे मथुरा शैली के इस टाइप में ये वस्त्र पहने गए हैं, मथुरा शैली के बुद्ध भगवान। मूर्तियों के निर्माण में मैंने बता ही दिया है। अच्छा, मथुरा कला शैली भावना प्रधान है, ये भावनाओं पर आधारित थी। और मथुरा कला में मनुष्य को प्रकृति की बीच में एक कड़ी के रूप में बताया गया है। बुद्ध की प्रतिमा भारी शरीर वाली बनाई गई है मथुरा शैली में। और मथुरा शैली में बुद्ध को मुंडित सिर वाला दिखाया गया है और अधिकांश जो मूर्तियाँ उनके पीछे चक्र टाइप का दिखाया गया है। मथुरा संग्रहालय में एक अन्य प्रतिमा भी है जो सुरापान करते हुए कुबेर की है। कुबेर भगवान जो धन के देवता हैं और उनका पेट बढ़ा हुआ दिखाया गया है और अभी भी आज भी ये रखी हुई है मथुरा के संग्रहालय। कभी जाने का मौका मिले तो आप ज़रूर देखिए। और यह चट्टान पर बैठे हुए दिखाए गए हैं और इस सुरापान में व्यस्त हैं। उनके निकट 3 स्त्रियां खड़ी हुई हैं जो हाथों में मदरा के कप लिए खड़ी हुई हैं और कुबेर के हाथों में भी कप दिखाया गया, जैसा आजकल हम चाय पीते हैं सेम उसी टाइप का। लेकिन कुबेर जी ने धोती पहनी हुई जो पूरी तरह से भारतीय है, ठीक है ना। कुषाण काल की मूर्ति कला बहुत सुंदर है और मैंने आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। इसमें एक चीज़ और है, देखिए धर्म के हिसाब से देखें तो धर्म के हिसाब से फॉलोअर्स जो हैं दुनिया में चौथा सबसे बड़ा धर्म है, वो है आपका बौद्ध धर्म है। और देखिए ग्रीक और रोमनों की स्थापत्य कला बहुत विकसित थी जिसमें बुद्ध धर्म पर विशेष छाप छोड़ी हुई है। ये बौद्ध धर्म के जो भी मूर्तियां दिखाई दे रही हैं सबसे ज़्यादा इन पर छाप ग्रीक और रोमन स्थापत्य कला की है। और गांधार और मथुरा शैली में विशेष अंतर देख लेते हैं क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधार कला शैली में अंग और स्वरष्ट परिधान यानी पहनने ओढ़ने पर बहुत जोर दिया गया है, जबकि मथुरा कला में भावना पर जोर दिया गया है।
गांधार कला यथार्थवादी है जबकि मथुरा कला आदर्शवादी। एक क्वेश्चन यहाँ से कई बार पीएससी में पूछा गया है। गांधार कला है यथार्थवादी और मथुरा कला है आदर्शवादी। गांधार कला बहुत अधिक यूनानी, गांधार कला पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा यूनानी का, और मथुरा कला पर विदेशी प्रभाव बहुत कम दिखाई देता है। ये दोनों में अंतर है। गांधार कला का प्रमुख प्रतिपाद बुद्ध और बौद्ध धर्म है, जबकि मथुरा कला का विषय काफ़ी व्यापक है और इसमें बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म के प्रसंगों को भी दिखाया गया है। अगर अपन बात करें इसमें अगर हम बात करते हैं 150 से 300 ईस्वी तक की, तो मथुरा में एक और कला शैली का विकास हुआ था जिसे देसी मूर्ति कला कहते हैं, और इसमें शिल्पियों के द्वारा इस कला को सुरक्षित रखा गया। बुद्ध के बोधिसत्व यानी जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और शुद्ध भारतीय मूर्तियां सबसे पहले मथुरा में बनी। मथुरा कला का आरंभ जैन धर्म के द्वारा किया गया और इसे कुषाण शासकों ने संरक्षित भी किया था। और यह कला न यथार्थवादी होकर आदर्शवादी थी, जिसमें मुखाकृति आध्यात्मिक और सुख शांति बताने वाली हुआ करती, और लाल पत्थर का इसमें देसी कला में लाल पत्थर का प्रयोग किया जाता था। अमरावती कला की बात करते हैं तो ये 150 से 500 ईसा पूर्व तक थी, और आंध्र सातवाहनों ने इसका संरक्षण किया था। अमरावती में भी एक कला का विकास है। अमरावती एक स्तूप के बहुत सुंदर अंश हमें मिलते हैं। सांची का स्तूप भी अमरावती कला पर ही डिपेंड है। सांची के स्तूप की तरह इसमें भी सांची के स्तूप की तरह इसमें भी बुद्ध के जीवन और ज़्यादा कथाओं की घटनाओं का वर्णन मिलता है अमरावती कला में। मैं गलत बोल गया था वो। इन चित्रों में एक चित्र बुद्ध द्वारा राजगृह में एक पागल हाथी को साधे जाने के दृश्य बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। पागल हाथी का दौड़ना, चिगाड़ना और अफरा तफरी का माहौल था, और उस समय आखिरी में हाथी को बुद्ध के आगे रुक जाना और उनका नतमस्तक होना, बुद्ध के सामने जो हाथी का नतमस्तक होता दिखाया गया है। और यह एक ही चौखट में उकेरा गया है। जो संगमरमर से बनाने वाली इस शैली की प्रतिमाओं का विकास दक्षिण भारत में कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में हुआ है। अब देखिए, मथुरा कला शैली का उद्भव संभवतः ईसा पूर्व पहली शताब्दी के अंत में कुषाण शासकों ने हुआ। कनिष्क, हुविष्क, वासुदेव के काल में मथुरा कला सबसे अच्छे विकास पर थी, चरम उत्कर्ष पर थी, और इस शैली में उत्कृष्ट कलाकृतियों का निर्माण हुआ जिसकी ख्याति चीन तक पहुंच चुकी थी मथुरा कला की। और देख लेते हैं, इस टाइम में आपको बता दिया है ये मथुरा कला के बारे में। तो कुछ और है। मथुरा कला या मथुरा शैली की प्रारंभिक मूर्तियों में बुद्ध और बोधिसत्व की गढ़ी हुई प्रसन्न आकृतियां हैं, जिसमें आध्यात्मिकता का आभास नहीं था। आध्यात्मिकता का आभास नहीं था, लेकिन क्या है कि उत्तर काल में इसमें सौंदर्य और धार्मिकता का भावना का भी विकास दोनों साथ में हो गया। ये देखिए इस प्रकार से मूर्तियाँ, और कनिष्क की मूर्ति मैंने बताई दी है आपको। और इस प्रकार से ये देखिए पीछे चक्र दिखाई दे रहा है। कुछ मूर्तियों में इस प्रकार से चक्र, पीछे आवा मंडल भी दिखाया गया है। ठीक है ना ये। अच्छा, इसके अलावा क्या है? अब चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो पीताम्बरा एजुकेशन चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि ये हमारी मोटिवेशन का स्रोत है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आपको इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।